केपी शर्मा ओली ने यह भी कह दिया था कि भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, वो इंडिया में नहीं एक्चुअली नेपाल में है। वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन देंगे। ये नेपाल के रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो का टाइटल है नेपाल डिमांड हिंदू राष्ट्र। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे कि क्या है ये और नेपाल क्या डिमांड कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेपाल में पिछले एक साल में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ये एक्सप्लेन करने के पहले नेपाल की क्या हालत रही है नेपाल के किंग के 2006 में हटने के बाद, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जैसा आप शायद जानते होंगे, नेपाल बहुत समय से एक हिंदू किंगडम था जो अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र भी मानता था। लेकिन 2006 में नेपाल के राजा को हेड ऑफ द स्टेट से हटाया गया और 2008 में पुष्प कमल दहाल प्रचंड के लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टीज ने नेपाल में इलेक्शंस जीता और नेपाल पर राज करना शुरू किया। और आप तो जानते ही हैं कि जहां जहां कम्युनिस्ट जाते हैं, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, जहां पर भी ये लोग जाते हैं बरखा दत्त की तरह पनौती बन जाते हैं। और जैसे ही 2008 के बाद कम्युनिस्ट पार्टीज नेपाल में पावर में आई, उन्होंने नेपाल को अपने हिंदू सिविलाइजेशनल रूट से अलग करना शुरू कर दिया। और क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टीज आइडियोलॉजिकली चाइना से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और चाइना से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये चाहती थी कि नेपाल को हिंदुस्तान से दूर करके चाइना के और पास लाया जाए। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में हमने यही देखा है। चाइना का इन्फ्लुएंस पिछले 10 साल में नेपाल के ऊपर बहुत जोरों से बढ़ा है। चाइना ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं नेपाल में और चाइना ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का इस्तेमाल करके नेपाल की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था कि हाल में ही अमेरिका की गवर्नमेंट ने $500 मिलियन का ग्रांट दिया था नेपाल को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। याद रखें, ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है और नेपाल को ये $500 मिलियन वापस यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं चुकाने हैं। लेकिन चाइना नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टीज का इस्तेमाल करके नेपाल को ये ग्रांट एक्सेप्ट करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाली पॉलिटिक्स में इतना था कि एक समय पर नेपाली एम्बेसडर हाउ यानकुई को नेपाली पॉलिटिक्स में सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान माना जाता था। अब आपने साम दाम दंड भेद तो सुना होगा, लेकिन चाइना ने नेपाल में एक और टूल ऑफ डिप्लोमेसी इजाद किया है और वो है ठरक। और कम्युनिस्ट पार्टीज के इस इन्फ्लुएंस की वजह से नेपाल और इंडिया के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत तनाव आया है। 2015 में जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई किया जा रहा था, उस समय पर वहां के जो मधेसी लोग हैं जिनका इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात से नाखुश थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में मधेसियों के जो राइट्स हैं और डिमांड्स हैं उनको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है। इनफैक्ट 2019 में इंडिया और नेपाल के बीच की रिलेशनशिप बद से बदतर हो गई थी जब नेपाल के तब के कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इंडिया के एक पॉलिटिकल मैप पर बहुत आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पॉलिटिकल मैप में नेपाल का एरिया भी ले लिया गया है। इनफैक्ट 2020 में तो केपी शर्मा ओली ने यह भी कह दिया था कि भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, वो इंडिया में नहीं एक्चुअली नेपाल में है। सुनने में तो यह भी आया है कि केपी शर्मा ओली ये भी मानते हैं कि 2018 का वर्ल्ड कप भी नेपाल नहीं जीता था। तो इंडिया की आंखों के सामने पिछले 10 सालों में उनका एक जो बहुत क्लोज सिविलाइजेशनल एलाई था, दोस्त था, वो उनसे दूर होता जा रहा था और चाइना के और करीब होता जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में नेपाल के लोग भी इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। भाई, नेपाल के लोग भी काफी कट्टर हिंदू हैं। वैसे लगता है नेपाल के लोगों ने भी ये रियलाइज करना शुरू किया है कि कम्युनिज्म बेसिकली केजरीवाल की तरह है। आप अपने देश के कांग्रेस से परेशान थे, इसलिए आपने सोचा चलो इनको ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन सच्चाई में ये तो कांग्रेस से भी बहुत बुरे निकले। तो 2021 में ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई। जो केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो गिरी और नेपाली कांग्रेस पार्टी के लीडर शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि वो नेपाल को उसके हिंदू सिविलाइजेशनल रूट्स के और पास लाना चाहते हैं और भारत से बेहतर दोस्ती बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट नेपाल को उसके हिंदू सिविलाइजेशन के और करीब लाना और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना, इसका डिमांड नेपाल में काफी समय से और काफी जोरों शोरों से चल रहा है आजकल। कुछ समय पहले नेपाल गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा था कि एक प्लेबिसाइट का इस्तेमाल करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कमल थापा ने भी यह कहा था कि नेपाल के ऊपर ये जो जबरदस्ती सेक्युलरिज्म का टैग डाल दिया गया है उसको हटा देना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बड़ी बड़ी रैलीज भी हुई हैं नेपाल में मोनार्की को वापस इंस्टॉल करने के लिए और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग काफी तेजी से शुरू हो चुकी है
और इस मांग का समर्थन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने भी करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट नेपाल की गवर्नमेंट में और नेपाल की ऑपोजिशन पार्टीज में, दोनों में नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सपोर्ट है। अब ऑब्वियसली इस डेवलपमेंट से जो भारत के सेक्युलरिज्म के ठेकेदार हैं वो बहुत दुखी हैं। अब लेकिन इनके बारे में बोले ही क्या यार। इनको अगर आप बोल दीजिएगा कि रमजान में भी राम आता है तो कहीं ये रमजान को न गालियां देने लगे। नेपालियों का नेपाल को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के पीछे ये रीजनिंग है कि जो हिंदू राष्ट्र है वो बेसिकली सभी नेपालियों को यूनाइट करेगा, कास्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर लोगों को डिवाइड नहीं करेगा। और ये जो हिंदू सेंटिमेंट है वो क्रिश्चियन कन्वर्जन से भी नेपालियों को बचाएगा, जो बहुत तेजी से नेपाल में इस समय पर हो रहा है। तो अगर आप इसके बारे में जरा सोचे तो नेपाल के जो हिंदूज हैं वो बेसिकली सावरकर का हिंदुत्व ही अपना रहे हैं। तो नेपाल को अपने हिंदू सिविलाइजेशन के और करीब लाने के साथ साथ नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स ये भी चाहते हैं कि नेपाल की इंडिया के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर हो। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शेर बहादुर देउबा की जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी वो इंडिया में हुई थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेपाली स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए थैंक यू भी बोला है। इनफैक्ट जब वो इंडिया आए थे तो वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश भी गए थे और उन्होंने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की थी। और इनफैक्ट उन्होंने काफी यूनिक चीज की कि वो एक्चुअली बीजेपी के हेडक्वार्टर्स गए मिलने के लिए। वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर्स में गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि नेपाल के जो हिंदुत्व लीडर्स हैं वो इंडिया के हिंदुत्व पार्टीज और हिंदुत्व लीडर्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। और देखिए, नेपाल कम्युनिज्म से अलग होना चाहता है, अपने कल्चर को रिवाइव करना चाहता है, भारत से दोस्ती करना चाहता है। इसके पीछे एक और ये कारण भी हो सकता है कि शायद उन्होंने ये देखा हो कि चाइना से बहुत ज्यादा दोस्ती करने की क्या असली कीमत होती है। उन्होंने शायद देखा है कि इस समय पर श्रीलंका की क्या हालत हो रखी है। चाइना ने श्रीलंका को करीब करीब $8 बिलियन का लोन दिया हुआ है, जो इस समय पर श्रीलंका चाइना को नहीं चुका पा रहा है। और श्रीलंका के एक्सपर्ट घबरा रहे हैं कि कहीं ये चाइना का डेट ट्रैप ना हो। इनफैक्ट श्रीलंका के पास इतने फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं है कि वो तेल भी खरीद सके। श्रीलंका में रह रहकर रोलिंग ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे श्रीलंका की जो हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग है वो इंडिया से हाई है। बताइए, इंडिया के वोक स्टैंड अप कॉमेडियंस का लेवल इतना बुरा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस वाला श्रीलंका भी इंडिया के लोगों से ज्यादा हंस रहा है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि श्रीलंका की ऐसी हालत 2 कारणों से हो रखी है। पहला कारण तो है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें वो गरीब कंट्रीज को बहुत सारे पैसे लोन करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और जब कंपनीज लोन नहीं पे कर पाती हैं तो उन कंपनीज के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर वो कब्जा कर लेते हैं। दूसरा रीजन है श्रीलंका के जो लालची लीडर्स रहे हैं, जो बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ आगे का सोचे चाइना से लोन पे लोन लेते रहे। पाकिस्तान की भी बुरी हालत हो रखी है चाइना से रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद। एक समय ऐसा हुआ करता था जब पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट था वो $44 बिलियन था 2013 में, जिसमें सिर्फ 9.3% डेट चाइना का हुआ करता था। लेकिन अप्रैल 2021 में ये जो एक्सटर्नल डेट था वो अराउंड 90 बिलियन हो गया, और चाइना का जो डेट है पाकिस्तान में वो 9.3% से बढ़ के ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच चुका है। अब ये डेट इतना बड़ा है कि IMF के सामने कटोरा लेकर आइटम डांस करने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और चाइना ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ऑलरेडी दिखाया है कि अगर कोई कंट्री उनको पैसे वापस नहीं दे पाती तो वो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया है श्रीलंका में। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर हालत ऐसी ही चलती रही तो ग्वादर पोर्ट का भी हम्बनटोटा पोर्ट वाली हालत होने वाली है। इनफैक्ट 8 डेटा के मुताबिक 40 ऐसी गरीब कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना ने किसी न किसी फॉर्म में इस तरह की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रखी है। लेकिन इंडिया इस तरह का बिहेवियर दूसरे देशों के साथ नहीं करता है, उल्टा इंडिया इन देशों की मदद करने की कोशिश करता है। इंडिया ने इस क्राइसिस में अराउंड $2.4 बिलियन दिए हैं श्रीलंका को। ऊपर से तेल की कमी होने के कारण इंडिया ने अराउंड 40,000 मेट्रिक टन तेल भी भेजा है श्रीलंका को। और हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स देखकर नेपाल भी सोच रहा हो, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इनफैक्ट शेर बहादुर देउबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाइना से सिर्फ ग्रांट लेंगे, लोन नहीं लेंगे। ग्रांट ऐसी पेमेंट होती है जो आपको वापस चुकानी नहीं पड़ती है। इनफैक्ट जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नेपाल आए थे कुछ डील साइन करने के लिए, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक भी प्लान शेर बहादुर देउबा ने चाइना के साथ साइन नहीं किया। तो इस रिलेशनशिप को आप कंपेयर कीजिए इंडिया और नेपाल की हिस्टोरिक रिलेशनशिप से। इंडिया और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो किसी पैसे पर नहीं बेस्ड है, वो किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट के ऊपर नहीं
बेस्ड है, उल्टा वो एक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। जिस तरह इंडिया और नेपाल के बीच में सिविलाइजेशनल और कल्चरल कनेक्शन है, वैसा कनेक्शन नेपाल का चाइना के साथ नहीं है। जो गोरखनाथ बाबा हैं, जिनको नेपाल में इतना प्यार किया जाता है, इतना पूजा जाता है, उनका मठ इंडिया में है, नेपाल में नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिकली भी नेपाल इंडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। कई एस्टिमेट्स के अराउंड ये माना जाता है कि अराउंड 6 से 8 मिलियन नेपाली जो हैं वो इंडिया में काम करते हैं, और ये रेमिटेंसेस जो इंडिया में काम करने वाले नेपाली वापस नेपाल में भेजते हैं, उन रेमिटेंसेस से नेपाल की काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है और पॉवर्टी भी बहुत कम हुई है। और मदद की घड़ी में हमेशा इंडिया नेपाल के साथ खड़ा रहा है। इंडिया ने हाल में ही एक टाइम बाउंड पेट्रोलियम पाइपलाइन की डिलीवरी की है नेपाल को। इंडिया ने हाल में ही एक इंपॉर्टेंट रेलवे पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड की है नेपाल को, और 2015 में इंडिया ने नेपाल को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी, जिससे उन्होंने 2015 के अर्थक्वेक के बाद स्कूल्स बनवाए थे, हॉस्पिटल्स बनवाए थे और 50,000 घरों की मरम्मत भी की थी। तो कम से कम नेपाल को इतना पता चल रहा है कि इंडिया के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है वो कल्चरल है, सिविलाइजेशनल है और चाइना से कहीं ज्यादा स्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेर बहादुर देवबा जो इंडिया से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उनका टर्म 2022 के एंड में खत्म होने वाला है, क्योंकि 2022 के एंड में नए इलेक्शंस होने वाले हैं नेपाल में। तो हो सकता है कि कोई और बनकर आए प्राइम मिनिस्टर नेपाल का। लेकिन इंडिया को यह होप करना चाहिए और नेपाल के लोगों को भी यह होप करना चाहिए कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन के आए जो नेपाल को वापस अपने हिंदू सिविलाइजेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करे, हिंदुत्व को अडॉप्ट करे और इंडिया से बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों देश के हित में है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, नेपाल अगर अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो उससे नेपाल को क्या फायदे हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी भाई उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और आपको पसंद आई होगी। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिला इस वीडियो के थ्रू कि नेपाल की डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, केपी ओली शर्मा की जो पार्टी थी, 2020 के अंदर काफी हालात खराब हुए थे इनकी इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। तब की वीडियोस भी शायद आप लोगों ने हमारे चैनल की देखी हो, ना देखी हो, पुरानी वीडियोस भी आप चेक आउट कर सकते हैं। सो बात यहाँ पे ये थी कि जबकि कम्युनिस्ट पार्टी थी केपी ओली शर्मा की, तो उन्होंने नया मैप लॉन्च किया और उसमें जो अपनी जगह थी वो बताई कि हमारी जगह और उस पर इंडिया ने कब्जा किया। उस पर काफी लड़ाइयां हुई और फिर केपी ओली शर्मा ने ओरिजिनल अयोध्या जो है वो इंडिया के नहीं बल्कि नेपाल में होने का एक ऐलान किया। उस पर भी काफी लड़ाई हुई। जबकि 2021 यानी पिछले साल 2021 के अंदर उनकी गवर्नमेंट गिरी और ये शेर बहादुर देवबा जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने। सो अभी थोड़े हालात सुधरे हुए, वरना 2020, 21 और 19 में काफी कठिन हालात थे। काफी मतलब इस तरह समझो कि बहुत बॉर्डर लड़ाई स्टार्ट हुई थी 2019 के एंड में और 2020 के मिड तक ये लड़ाइयां बहुत जोरों शोर से जारी थी। मुझे अभी भी याद है मैंने स्टार्टिंग किया था नेपाल रिएक्शन वीडियोस पे, काफी मतलब इस तरह कंडीशन बनी हुई थी नेपाल और इंडिया की के लोग एक दूसरे को मारने पे आए हुए थे 2020 के अंदर। तो काफी हालात खराब थे। सो अभी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो चाइना की तरफ जा रही थी, इंडिया की तरफ से जरा हट रही थी। अभी जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देवबा, वो कोशिश करे कि वो चाइना के साथ भी अटैच रहे, चाइना के साथ भी वो काम करे, इंडिया के साथ भी और यूएस के साथ भी। यूएस से तो उनको ग्रांट मिला हुआ है, मतलब लोन तो नहीं कह सकते, मतलब पैसे मिले तो वो अपनी कंट्री में वो सर्व कर सकते हैं और काफी बेटर सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हिंदू को जो ओरिजिनल उनके हकूक थे वो मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? आप मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।